स्वागत है दोस्तों आप सभी का फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर, जिसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री। सेकंड ग्रेड की बहुत जल्द 10,000 वैकेंसीज आने वाली है दोस्तों, तो हम अपनी इस तैयारी को पहले से ही परफेक्ट करके रखें। दोस्तों अपन डिस्कस कर रहे हैं आवर्त सारणी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में कि किस तरह से इनको याद किया जाए और किस तरह से किस किस तत्व के क्या क्या गुण हैं, आवर्त में उनको कैसे पहचानेंगे, वर्ग में कैसे पहचानेंगे, ये सारे के सारे डिस्कस मैं आपको अपने इस वीडियो चैनल के थ्रू कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराऊं आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज का जो अपना जो नया सेशन है, जिसमें आज मैं डिस्कस कर रहा हूं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम के बारे में, या मैं कह दूं क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमने कल कुछ डिस्कस किया था आवर्त सारणी के बारे में, जिसमें मैंने एक बार सारे के सारे वर्गों के बारे में डिस्कस कर लिया था दोस्तों, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। आज मैं कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। ये देखिए, कल मैंने ये सारे के सारे ये पॉइंट डिस्कस कर लिए थे दोस्तों। ये सारे के सारे पॉइंट किस तरह से याद करना, ये सब का सब डिस्कस कर लिया था। आज मैं उसी क्षार धातुओं के अंदर एक ज्वाला परीक्षण का भी एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, और इसमें जल योजन ऊर्जा और आयनिक त्रिज्या के अंदर क्या डिफरेंस रहेगा ये भी मैं आज डिस्कस करूंगा, और ये टॉपिक आ सकता है क्वेश्चंस में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज्वाला परीक्षण की मैं बात करूं दोस्तों, तो ज्वाला परीक्षण में देखिए दोस्तों कि अगर मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का ज्वाला परीक्षण कर रहा हूं तो इनका कलर कैसा होगा, रंग कैसा होगा। तो देखिए, अगर मैं लिथियम की बात करूं दोस्तों, तो लिथियम का यहां कलर हो रहा है किसका, क्रिमिस रेड या लाल, यानी क्रिम्सन लाल कलर का ये कलर देता है ज्वाला परीक्षण के दौरान। ऐसे ही सोडियम देता है दोस्तों पीला कलर का, यानी येलो कलर देता है। कौन सा, येलो कलर या पीला। और पोटेशियम बैंगनी देता है या वायलेट कलर देता है। ऐसे ही रुबिडियम की बात करें तो रेड वायलेट यानी बैंगनी कलर, और सीजियम दोस्तों नीला कलर देता है ज्वाला परीक्षण के दौरान। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, अपन ने एक बार ये भी डिस्कस किया था कि जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम और फ्रेंशियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व था दोस्तों। कौन सा, फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव तत्व था, और इस रेडियो एक्टिव तत्व की जो अर्ध आयु है दोस्तों, अर्ध आयु, ये आपने को पूछा जा सकता है। इसकी अर्ध आयु होती है दोस्तों 21 साल। कितनी दोस्तों, सॉरी 21 मिनट है दोस्तों। कितनी होती है, 21 मिनट की इसकी अर्ध आयु होती है। क्लियर है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको और बता दोस्तों, इसमें इसका कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। इसमें जो पोटेशियम और सीजियम है दोस्तों, पोटेशियम और सीजियम, वैसे मैं कल भी डिस्कस कर चुका हूं, इन दोनों का एज ए इलेक्ट्रोड के रूप में किस सेल में काम में लेता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, या इसको मैं कह दूं प्रकाश विद्युत सेल में इस पोटेशियम और सीजियम का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन अपने बन सकता है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों आगे अपने पास क्वेश्चन आता है जल योजन ऊर्जा का। यह कहा जाता है कि अगर मैं आयनिक त्रिज्या की बात करता हूं, Li+ की, Na+ की, K+ की, रुबिडियम प्लस की और सीजियम प्लस की, तो आयनिक त्रिज्या में यह कहा जाता है दोस्तों कि कोषों की संख्या वर्ग में कोषों की संख्या बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है कि आयनिक त्रिज्या कोष बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों अगर वही त्रिज्या जलीय माध्यम में यानी एक्वस माध्यम में ले ली जाए, एक्वस स्टेट में देखी जाए, तो फिर दोस्तों इनकी आयनिक त्रिज्या अलग हो जाएगी। पहले मैं जल योजन ऊर्जा की बात कर लूं दोस्तों, तो यह कहा जाता है कि जल योजन ऊर्जा जैसे जैसे आकार बढ़ता है इन धन आयनों का, वैसे वैसे इनकी जल योजन ऊर्जा कम होती जाती है दोस्तों। एक्वस फेज के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, एक्वस फेज के अंदर इनकी जल योजन ऊर्जा आकार बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ठीक है। ऐसे ही अगर जलयोजन एक्वस स्टेट के अंदर दोस्तों इनकी आयनिक त्रिज्या पूछी जाए तो भी इसका आंसर यही होगा। अगर आयनिक त्रिज्या, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, सेट
12 के क्वेश्चन में आया हुआ है इसके अंदर से। सेट जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट था जो पहले 2012 में लास्ट लगा था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इस जलीय माध्यम में इन एक्वस आयनों की जो त्रिज्या होगी, क्या कह रहा हूं, त्रिज्या होगी, वो किस आयन की सबसे बड़ी होगी जलीय माध्यम में। तो दोस्तों इस लिथियम आयन की जलीय माध्यम में त्रिज्या सबसे बड़ी होगी इन सभी आयनों के कंपेयर में। तो ये कह दूं कि जलयोजन ऊर्जा का क्रम पूछा जाए, आयनिक त्रिज्या का जलीय माध्यम में क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि लिथियम प्लस आयन की आयनिक त्रिज्या इन सभी आयनों के कंपेयर में सबसे ज्यादा रहेगी जलीय माध्यम में। लेकिन अगर जलीय माध्यम नहीं दे रखा है तो फिर अपना जो वर्ग के साथ देखा जाता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। क्लियर दोस्तों? ठीक है। एक दोस्तों अपने एक क्वेश्चन आता है डायगोनल रिलेशनशिप का। डायगोनल रिलेशन यानी मैं कह दूं विकर्ण संबंध, इसका भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। विकर्ण संबंध को कैसे याद करेंगे? तो देखो मैं पहले दूसरे आवर्त के तत्व लिख देता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है, ऐसे यहां लिखता हूं सोडियम, यहां लिखता हूं मैग्नीशियम, और यहां लिखता हूं दोस्तों एल्यूमिनियम, और यहां लिखता हूं सिलिकॉन। तो स्पेशल जानना कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ में, लिथियम मैग्नीशियम के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है। ऐसे ही बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो करैक्टर, जो गुण लिथियम दर्शाएगा वही करैक्टर काफी, जैसे त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, जलीय जल से रिएक्शन करने के तरीके, यानी जो जल है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर मिलता है लिथियम के अंदर तो वो मैग्नीशियम के अंदर भी मिलेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि लिथियम और मैग्नीशियम आपस में विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, ऐसे ही बेरिलियम और एल्यूमिनियम भी विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों इंपॉर्टेंट के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मैं आज बात करूंगा दोस्तों वर्ग दूसरे की। गजब का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। इस दूसरे वर्ग को बोलते हैं दोस्तों क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं दोस्तों। एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं इनको इंग्लिश के अंदर। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक अपवाद रखना याद कि सेकंड वर्ग के तत्वों में कौन सा तत्व है जो क्षारीय मृदा धातु तत्व नहीं है, तो वो है दोस्तों बेरिलियम। बेरिलियम क्षारीय मृदा धातु नहीं है। इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका कारण इस बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की ही नेचर उभय धर्मी होती है। कैसी होती दोस्तों? उभय धर्मी होती है। अब मैं जानता हूं कि क्षार धातु हूं या क्षारीय मृदा धातु हूं, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की, समझना दोस्तों, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की जो क्षारीय गुण है, क्षारीय प्रकृति है या प्रवृत्ति है, वो बढ़ती है ऊपर से नीचे जाने पर। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो स्टार्टिंग के तत्व हैं उनके जो गुण है क्षारीय वो कम है, इसीलिए इसका कह सकते हैं कि इस बेरिलियम को क्षारीय मृदा धातु नहीं कहा है। इसे ध्यान रखना कि इस बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोस्तों दोनों के दोनों क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। और उभयधर्मी वो यौगिक होते हैं जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण होते हैं दोस्तों। गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं इनमें तत्वों के अंदर। इसमें जो तत्व है दोस्तों बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम है। रेडियम दोस्तों यहां देखा जाए तो रेडियम भी एक रेडियो एक्टिव तत्व है दोस्तों। क्या कह रहा हूं? रेडियो एक्टिव तत्व है कौन? रेडियम भी। ठीक है, चलिए ये क्या है अपने पास? एक रेडियो एक्टिव तत्व, और इस रेडियम का यूज किया जाता है दोस्तों कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के उपचार में इस रेडियम का यूज किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इन दूसरे वर्ग के तत्वों के, इस दूसरे वर्ग के तत्वों के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं
और इसका जो बाह्यतम कोष है उसका विन्यास क्या हो जाएगा दोस्तों, NH2। अगर मैं बेरिलियम की बात करता दोस्तों तो विन्यास हो जाता 2H2। ऐसे मैग्नीशियम का बाह्यतम कोष का 3H2, फिर कैल्शियम के बाह्यतम कोष का 4H2 और स्ट्रांशियम के बाह्यतम कोष का 5H2, फिर बेरियम के लिए 6H2 और फिर रेडियम के लिए 7H2। इनके बाह्यतम कोष का विन्यास हो जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब इनके बाह्यतम कोष से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दोस्तों, तो निकलने के बाद में इन पर जो आवेश आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, +2 आएगा। और मैंने आपको कल तरीका बताया था कि इनके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन याद करना बहुत आसान है, किनके, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के। कैसे, देखो एस ब्लॉक के पहला वर्ग है उसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वर्ग में बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बोरोन परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार और हेलोजन और नोबल गैस, इनके देखो दोस्तों 13, 14, 15, 16, 17, 18 आ रहे हैं। तो इनमें ये देखना कि जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन वर्गों में एक चीज कॉमन दिख रही है, 1 दिख रही है, तो इस 1 को हटा दो दोस्तों, हटा दिया। अब आपके पास में जो नंबर बन रहे हैं, बच रहे हैं ना, जैसे 3 बोरोन परिवार के लिए, 4 कार्बन के लिए, 5 नाइट्रोजन के लिए, 6 ऑक्सीजन के लिए, 7 हैलोजन परिवार के लिए और 8 नोबल गैसेस या उत्कृष्ट गैस हो गए। ये इनके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों। बहुत ही गजब की ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही शानदार। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। इनके वर्गों के जो नंबर है ना, उनमें 1 हटा दो, पी ब्लॉक में बचे हुए जो नंबर है वही इन वर्गों के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। क्लियर है, मजा आ रहा है? चलिए, मजा आ रहा है तो फटाफट लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी, ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, +2 हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, इनके कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टर भी बता देता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन। ये कहा जाता है कि जो पत्तियों में पाए जाने वाला, पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है दोस्तों, कौन सा, क्लोरोफिल, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इस क्लोरोफिल के अंदर जो धातु पाई जाती है, एक पिगमेंट है, रंजक है, क्लोरोफिल रंजक, इसमें जो धातु पाई जाती है दोस्तों वो कौन सी होती है, मैग्नीशियम होती है। कौन सी होती है, मैग्नीशियम होती है। इसके अलावा अपनी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है। क्लियर है, क्लियर है? चलिए ध्यान रखना दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ज्वाला परीक्षण की मैं बात करता हूं दोस्तों, अच्छा टॉपिक है ज्वाला परीक्षण वाला भी। ज्वाला परीक्षण में यह ध्यान रखना है कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, इन दोनों ही तत्वों के ज्वाला परीक्षण में रंगहीन, कौन सा कलर देते हैं, ये रंगहीन रंग प्रदान करते हैं, यानी इसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का कलर ध्यान रखना दोस्तों कि कैल्शियम का होता है लाल कलर, जिसको ब्रिक रेड भी बोलते हैं, ईंट का जैसा रंग। ऐसे ही स्ट्रॉन्शियम को क्रिमिस रेड बोलते हैं या क्रिम्सम लाल या रेड कहते हैं दोस्तों। और बेरियम का कलर है दोस्तों एप्पल ग्रीन जैसा। कैसा है दोस्तों, एप्पल ग्रीन जैसा। क्लियर है? अब मैं आता हूं यहां इसकी जल योजन ऊर्जा के लिए, जल योजन ऊर्जा पर आधारित क्वेश्चंस को लिए, या हाइड्रेशन एंथैल्पी पर बेस्ड, हाइड्रेशन एंथैल्पी बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ, एक दोस्तों आप में से कईयों के क्वेश्चन याद रहेगा कि हम इसको याद कैसे करें दोस्तों, तो इसकी भी मैं ट्रिक बता देता हूं दोस्तों। इसको याद रखना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए दोस्तों, इस तरह से आप इसको याद रखना है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये इसकी ट्रिक है छोटी सी। चलिए अब देखो दोस्तों, जल योजन ऊर्जा के लिए मैंने कहा कि जब इनकी आयनिक त्रिज्या, ध्यान दोस्तों, जल योजन की ऊर्जा के अंदर एक तो इसके आयनिक त्रिज्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक जल योजन ऊर्जा का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं ले लेता हूं बेरिलियम +2 एक्वस स्टेट में, मैग्नीशियम +2 एक्वस स्टेट में या जलीय माध्यम में, कैल्शियम +2, फिर स्ट्रांशियम +2 और फिर बेरियम +2। तो ये कहा जाता है कि जैसे जैसे इनकी आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी, ध्यान रखना दोस्तों, आयनिक त्रिज्या जलीय माध्यम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी जनरल आयनिक त्रिज्या की बात कर रहा हूं।
तो जैसे जैसे जानिक त्रिज्या बढ़ेगी उनकी जलीय ऊर्जा कम हो जाएगी, यानी जलीय ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी है, बेरिलियम की है। लेकिन अगर यही आयनिक त्रिज्या जलीय या एक्वस फेज में पूछी जाती, जलीय या एक्वस स्टेट में पूछी जाती, तो दोस्तों यही इसका ऑर्डर होता। ये गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। लेकिन अगर सामान्य आयनिक त्रिज्या की बात करता मैं, तो मैं जानता हूं कि कोष बढ़ने के साथ साथ इनकी आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती जाती है दोस्तों बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है? तो ये था अपने पास आज एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग के कुछ छोटे छोटे पॉइंट और छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं दोस्तों। छोटा सा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए कि NaCl बनाने के लिए, NaCl के द्वारा NaOH बनाते हैं, तो एक सेल का काम में लिया जाता है दोस्तों, और वो होता है कास्टलर केलनर सेल। ये याद रखना दोस्तों, आ सकता है क्वेश्चन। यानी NaCl का जो जलीय माध्यम इलेक्ट्रोलाइट होता है दोस्तों, NaCl का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, उस NaCl से अपने क्या बनाते हैं, कास्टिक सोडा NaOH बनाते हैं। तो इसके लिए जो सेल काम में लिया जाता है वो सेल कौन सा है, कास्टलर केलनर सेल है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा दोस्तों। इसके लिए लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूंगा कल, आपके बात करूंगा मैं बोरोन परिवार की बात करूंगा, कार्बन परिवार की बात करूंगा। हर एक वर्ग को मैं छोटे छोटे तरीके से आपको ढंग से डिटेल से समझाता चलूंगा दोस्तों, बिल्कुल क्लियर तरीके से अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, तो चलिए हम कल बात करेंगे बोरोन परिवार और कार्बन परिवार के तत्वों की, उनको कैसे याद करना है, उनको कैसे पहचानना है, और उनका परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारा मैं आपको कल जरूर बताऊंगा। इसलिए रेगुलर वीडियोस को देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय।